उनके बदन से गांजे की बदबू आती है, विधानसभा में भी गांजा पीते हैं। तो एक तो गांजा पी के उनका मानसिक संतुलन खराब हो रखा है। दूसरा, बड़का झुट्ठा ने उनको बड़का लुच्चा कहा, उनका डीएनए पूछ लिया, उनके बाप का ही अस्तित्व सवाल खड़ा कर दिया। तो और 67 घोटालों का जब जिक्र किया जो बिहार के मुख्यमंत्री पर, वो इतने भाजपा के प्रेशर में हैं कि उनकी सुध-बुध खो बैठी है। तो वो कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब हंसना चाहिए, कब पैर छूना चाहिए, कब ताली बजाना चाहिए, उनको कुछ नहीं मालूम। और कर रहे हैं देश के लोगों को, खास करके हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सबको आपस में मिलकर देश को सहयोग करते हुए, देश को सर्वप्रथम मानते हुए, देश हित में हम सबको आपस की ईर्ष्या, द्वेष की भावना को त्याग कर देश हित में काम करना चाहिए। या रेप की कोशिश नहीं मान सकते, इस तरीके की टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने की, राम मनोहर मिश्रा ने। उसके बाद बवाल मच गया सोशल मीडिया पर और लोग तमाम तरीके के कमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं पंकज श्रीवास्तव जी, बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस तरीके के जब टिप्पणियां करते हैं जज, क्या मानसिकता है उसके पीछे, क्या मंशा है? देखिए, सबसे पहले तो उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज का नाम राम और काम है रावण का। तो ये समझना होगा कि ये लोग उसी पृष्ठभूमि के लोग हैं। ये रिश्वत देकर बहाली वाला जज है। निश्चित तौर पर उस जज से ये पूछा जाना चाहिए कि 11 साल की मासूम लड़की के साथ पवन और आकाश नाम के दरिंदों ने जिस तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट को, निजी अंगों को छुआ, नारा खोला, ये तमाम जो प्रक्रियाएं हुई और जज ने जो कहा, वो तो राहगीरों का भला हो। राहगीर के आने के बाद वो उसको पुलिया से लटका रहा था। राहगीर अगर नहीं आया होता तो उस लड़की के साथ गैंगरेप होता। और एक जज के पद पर बैठा हुआ, मतलब न्याय के गद्दी पर बैठा हुआ आदमी अगर इस तरीके की बातें बोलता है तो वो निश्चित तौर पर विकृत मानसिकता का लोग है। वो जज नहीं, चपरासी के लायक भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी खामी है कि ऐसे लोगों को, जो मानसिक रूप से दिवालियेपन का शिकार है, जो पागल है, जो नफरती है, जो मंदबुद्धि का है, ऐसे लोगों को जज के पद पर बैठाना निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर सवालिया निशान उठाता है। उसी इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपने यादव जी जिनको देखा होगा, जिसने नफरती बातें बोली थी। तो जब उस समय जो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा थे, उनको नहीं चाहते थे कि उनका अपॉइंटमेंट हो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में, लेकिन आप जब देखिएगा कोलोजियम के द्वारा तमाम विरोधों के बावजूद उसकी बहाली की गई। तो न्यायिक प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग ऐसे ही लोगों को बैठाते हैं जो उनके मन मुताबिक इंसाफ करते हैं। यहाँ पर जो मतलब जो आप कह रहे हैं जस्टिस शेखर यादव हो या इस तरीके की जो टिप्पणियां आती हैं जजों के, तो हमेशा इलाहाबाद हाईकोर्ट ही क्यों चर्चा में रहता है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी तमाम संवैधानिक संस्थाओं में आरएसएस के लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं, जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, उनको सामाजिक सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है, उनको देश की जो राष्ट्रभक्ति की भावनाएं हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, वो लोग रिश्वत देकर बहाली हुए हैं। और वो उनका मकसद यही होता है कि कैसे हमें पैसा कमाना है, कैसे हमें सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है। ये पूरे आरएसएस और भाजपा में इस बात की होड़ लगी हुई है। हर आदमी एक दूसरे को पीछा छोड़ना चाहता है और अपने आप को अग्रिम पंक्ति में लाना चाहता है। आप देश के तमाम, चाहे वो कोई भी संस्था उठाकर देख लीजिए, उसमें जितने आरएसएस की पृष्ठभूमि से बने हुए लोग हैं, उन लोगों की ऐसी ही विकृत मानसिकता है जिनके पास बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। दिल्ली में एक जज के यहाँ नकदी मिली है, तमाम जो है आग लग गई थी उस टाइम पे, उसके बाद देखा तो यहाँ नकदी पड़ा था सारा। देखिए, मैं पहले भी कहा, फिर मैं कह रहा हूं कि न्यायिक प्रक्रियाओं को जैसे हाईजैक किया है सरकार ने, तो उस हिसाब से सारी न्यायिक प्रक्रिया आम जनमानस के लिए नहीं है, वो पूंजीपति लोगों के लिए ही है और उनका मकसद पैसा कमाना। पैसा फेंको, तमाशा देखो, एक ही सिद्धांत पर ये चल रहे हैं। वो रिश्वत देकर बहाली लेते हैं और उसके बाद उगाही करने का पूरा प्रयास करते हैं। और ऐसे जजों पर सरकार को पारदर्शिता अपनानी चाहिए। निश्चित तौर पर 2014 के बाद जिस तरीके से न्यायिक प्रक्रियाएं बाधित हुई हैं, जिस तरीके से संवैधानिक पदों का दुरुपयोग किया गया है, उसका दंश देश के लोगों को झेलना पड़ रहा है। ग्रोक एक सच बोल रहा है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से सरकार ने जांच बिठा दी है। तो क्या कहेंगे, ग्रोक जो सच बोल रहा है उसको बोलने देना चाहिए एलन मस्क का? ग्रोक, देखिए, इनको जांच
कहाँ बैठानी चाहिए? जांच बैठानी चाहिए जो डुप्लीकेट कई दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, जो दवाई के नाम पर टेल्कम पाउडर से बना हुआ दवाई लोगों को मुहैया कराने वाली कंपनी, चूंकि वो पार्टी फंड में चंदा देती है, इसलिए जांच नाम का कोई चीज नहीं है। जो डुप्लीकेट घी बनाने वाले लोग, अमूमन 15 से 20 लीटर दूध में 1 किलो घी तैयार होता है, ये देश के हर किसानों को मालूम है। लेकिन 320 रुपए किलो में तिरुपति बालाजी में नंदनी ब्रांड सप्लाई करता है, तो कंपनी मुनाफा क्या कमा रही है? कंपनी सप्लाई करने के लिए कमीशन क्या दे रही है? तो जब आप देखेंगे, जब दूध की कीमत 60 रुपए से अधिक है, 70 रुपए के आसपास में है, तो 5 लीटर दूध का दाम भी नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है उसमें गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी, तमाम चीजें मिलेगा। तो आपने देखा होगा ये सरकार चंदाखोर सरकार, ये रिश्वतखोर सरकार, ये विदेशी फंडिंग खाने वाला सरकार, ये हमेशा से देश को बर्बाद करने के लिए ही इस तरीके का पहल करता है। और सब कुछ जानते हुए भी, आंख रहते ये सरकार अंधी है। धृतराष्ट्र की भूमिका में प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का एक ही बात है कि मत्स्यराम मस्सी में आग लगे बस्सी में, उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे वो मणिपुर की घटना हो या चाइना की बात हो, किसानों की बात हो, छात्र नौजवानों की बात हो, कई आपने देखा होगा कई राज्यों में पेपर लीक हो गए, तो उसकी कौन जांच करेगा? क्योंकि सब सरकार के शागिर्द के लोग हैं। इस देश में एक ही फॉर्मूला बना रखा है मोदी सरकार ने, तुम चाहे कोई भी कुकर्म करो, हमें पार्टी फंड में चंदा दो, तुम्हें क्लीन चिट मिल जाएगा। तुम चाहे देश लूट लो, तुम चाहे कितना भी घोटाला कर लो, भाजपा में शामिल हो जाओ, भाजपा आपको राज्यसभा में भेज देगी, डिप्टी सीएम बना देगी, वित्त मंत्री बना देगी, नेता प्रतिपक्ष बना देगा, मुख्यमंत्री बना देगा। जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा भाजपा में उच्चा। किसानों के मुद्दे में तो आम आदमी पार्टी भी तो साथ दे रही है। अब देखिए, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो राजनाथ सिंह जी, आपने पूर्ववर्ती सरकारों में देखा होगा, किसान इंडिया गेट के वोट क्लब तक आते थे, अपनी बातों को रखते थे। आपने रामलीला मैदान के षड्यंत्रकारियों को भी देखा होगा, वो सारे षड्यंत्रकारी जो रामलीला मैदान में षड्यंत्र कर रहे थे, साजिश रच रहे थे, जो प्रयोग किया था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार अगर तीसरी बार बनती तो देश की अर्थव्यवस्था, देश का स्थिति पूरे विश्व के मानचित्र में 1 से 2 पर पहुंचा। तो इन लोगों ने अमेरिका से पैसा खाकर रामलीला मैदान में आंदोलन किया और पूरे देश में जिन जिन मुद्दों पर, जन लोकपाल, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर, चाहे वो कुमार विश्वास जैसे लोग हों, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हों, मनीष सिसोदिया जैसे लोग हों, श्री रविशंकर हों, पौने 2 आंख वाला कन्या सलबारी बाबा, लाला हरामदेव जैसे लोग हों, जनरल बीके सिंह, किरण बेदी जैसे लोग हों, सबने, ये बहुत बड़ी एक गहरी साजिश थी, षड्यंत्र था रामलीला मैदान में आंदोलन का। आज देश में तमाम चीजें, जो घटनाएं घट रही हैं, उन पर किसी का बयान आप नहीं देखे होंगे। आजाद भारत में पहली बार ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे गोरे अंग्रेज आताताई थे, उसी तरीके से भाजपा की सरकार आताताई है। और छोटे मियाँ छोटी, बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह, बड़ा तो बड़ा, केंद्र सरकार भाजपा तो भाजपा, आम आदमी पार्टी की भी सरकार जिस तरीके से किसानों को घरों के अंदर में नजरबंद किया, घरों पर बुलडोजर चलाए, किसानों के घरों को तोड़ा, जो टेंट, किसान क्या मांग रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, राजनाथ सिंह जी आज रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी कहते थे, अरे हमको जैसे ही पता चला हम दौड़े चले आए, ये धरती के भगवान आए हैं। तो राजनाथ सिंह जी ये बताइए, भला वो कौन ऐसा निकम्मा हिंदू होगा जो अपने भगवान को घर के बाहर ही रोक देगा? कौन ऐसा हिंदू होगा? आप हिंदू नहीं है, इसका मतलब आपने भगवान से तुलना की थी किसानों की, और किसानों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महादेवी, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। नुकसान हो रहा था ना, इसलिए बताया जा रहा है। कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान का चिंता है किसी पार्टी वालों को? देश लूटने वालों को सम्मान करते हैं, ये नुकसान तो करते ही है। ये देश के गद्दार हैं, ये आधुनिक भारत के जयचंद लोग हैं, जो अपने ही मुल्क के लोगों पर, चाहे वो छात्र नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, श्रमिक वर्ग के लोग हो, लोगों को बोलने की आजादी तक खत्म कर दी गई। और सबसे बड़ी बात है, इस देश में सभी राजनीतिक पार्टियों के किसान विभाग हैं,
तमाम किसान वो संगठन है, चाहे वो राजनीतिक दल से जुड़े हुए हो या अराजनीतिक हैं, किसी का खून नहीं खौला, मानो वो पानी हो गया। और तो और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो देश का प्रधानमंत्री ये कहता था कि 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, 2025 में भी किसानों की आय दुगुनी करने की बात नहीं कह रहे। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री पूरे इस तीनों लोक में, आकाश से लेके पाताल तक, प्रधानमंत्री से बड़ा झूठ बोलने वाला, फरेब करने वाला, ठगी करने वाला धरती पर कोई नहीं है। प्रधानमंत्री कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, कीटनाशक का खर्चा पर हम जोड़कर 50% लागत पर जोड़कर एमएसपी तय करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ये बताइए ना, आपको किसने रोका? नेहरू जी ने रोका। आपको किसने रोका? आपको गांधी जी ने आके रोक लिया। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी तीसरी बार सरकार बनी है। और तो और आपने देखा होगा, ये अब बिहार चुनाव में जाएंगे, मॉरिशस चले गए बिहार की जनता को प्रभावित करने के लिए। पिछली बार लिट्टी चोखा खाने लग गए, मखाना खाने लग गए। अरे प्रधानमंत्री जी, IIMR जो भारतीय मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय में, जहां से गिरिराज सिंह चुनाव जीत कर आए थे, केंद्र में मंत्री हैं, कितना निर्लज गिरिराज सिंह है, एक टेक्सटाइल पार्क तो बिहार को दे नहीं पाया। जो 1997 में IK गुजराल की सरकार ने बिहार को मक्का अनुसंधान केंद्र दिया था, उसको भी वहां से उठाकर दूसरे स्टेट में दे दिया। अरे भाई, बिहार के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको 20 साल से आपकी पार्टी गठबंधन की सरकार है, तो आपकी 20 साल की सरकार में 60,000 हत्याएं हुई, 30,000 बलात्कार हुआ, 1 लाख अपहरण हुए, 3 लाख से ज्यादा चोरी, डकैती, छिनतोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। और तो और प्रधानमंत्री ने जो बोली जयप्रकाश नारायण की धरती से लगा कर आए थे, उसका एक फुटी कौड़ी तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने जो एयरपोर्ट की बात की थी, जो प्रधानमंत्री ने चीनी मिलों को चालू करने की बात की थी, आज भी गोपालगंज, सारण, मधुबनी, मोतिहारी के लोग बाट जो रहे हैं प्रधानमंत्री का कि ये झूठा प्रधानमंत्री कब आए बिहार में, सब चाय पिएगा, फीकी चाय। दीदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जो है राष्ट्रगान चल रहा है, तो नमस्कार कर रहे हैं, हंस कर रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री का एक तरह से वो, चूंकि शाम होते ही वो 3-4 चिलम गांजा फूंक देते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भाजपा की विधायक भगीरथी देवी ने कहा, उनके बदन से गांजे की बदबू आती है, विधानसभा में भी गांजा पीते हैं। तो एक तो गांजा पी के उनका मानसिक संतुलन खराब हो रखा है, दूसरा बड़का झूठा ने उनको बड़का लुच्चा कहा, उनका DNA पूछ लिया, उनके बाप का ही अस्तित्व सवाल खड़ा कर दिया। तो और 67 घोटालों का जब जिक्र किया जो बिहार के मुख्यमंत्री पर, वो इतने भाजपा के प्रेशर में हैं कि उनकी सुध-बुध खो बैठी है। तो वो कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब हंसना चाहिए, कब पैर छूना चाहिए, कब ताली बजाना चाहिए, उनको कुछ नहीं मालूम। वो अचेत अवस्था में है। हम कह रहे, भगीरथी देवी बोली थी कि 4-4 चिलम गांजा पियो तरन नीतीश कुमार जी, हम विजय कुमार सिन्हा जी से बोलने रोहिनी, तो कहनो कि चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। सक्सेना जी, जो मिश्रा जी है, जो जजमेंट आया है इनका, तो क्या 1919 में अंग्रेजों ने सही किया था कि ब्राह्मणों को न्यायिक प्रक्रिया में नहीं डाला था, जो प्रीवी काउंसिल थी उसमें नियुक्त नहीं किया था? इस देश में आप लोग एजेंडा चलाते हैं। एक व्यक्ति रावण ब्राह्मण था, तो सारे ब्राह्मण रावण तो नहीं होगा ना। आप समझिए, हर जाति हर धर्म में कुछ इस तरीके के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुगल आक्रांताओं को बुलाया, तो पूरे राजपूत समाज पर आप उंगली नहीं उठा सकते। कुछ ब्राह्मणों ने शिवाजी के शपथ ग्रहण कह रहे थे कि वो आंसुओं से जो प्रेग्नेंट हो जाती है वो मोरनी, ये सब चीजें ब्राह्मण की कहते हैं ऐसी बातों। सुन तो लो, इन बातों का देश में तमाम वो मुद्दाएं हैं, चाहे सरहद का मुद्दा हो, किसानों को कब्र है ना, औरंगजेब की कब्र मुद्दा ज्यादा है। हो गया। लोग औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। औरंगजेब जब जिंदा था, 7 साल की उम्र में औरंगजेब ने शिवाजी के पोते को जेल में डाला। 18 साल जेल की सजा काटने के बाद, जब 25 साल के बाद औरंगजेब के पोते, शिवाजी महाराज के पोते साहू जी प्रथम जब जेल से रिहा हुए, तो सबसे पहले औरंगजेब की कब्र पर गए। जो ओरिजिनल पोता था, आप समझिए, आपने ये सवाल किया, तो जो ओरिजिनल पोता था, उनको औरंगजेब के कब्र से कोई चिन्ह मने नहीं थी दिलचस्पी कि उसको तोड़ना है कि रखना है।
1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद मराठा साम्राज्य फला फूला। तो मराठा साम्राज्य खास करके औरंगजेब की कब्र तो नहीं तोड़ा, जो उनका अपना सगा पोता था उनको कोई आपत्ति नहीं था। जो ये नकली पोते घूम रहे हैं उनको बड़ा तकलीफ हो रहा है, घर वाली के घर ने, भतरई वाली के घर। बताइए आप, देश में मुद्दा हिंदू मुसलमान ही रह गया लग रहा है। कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा है, औरंगजेब से ज्यादा क्रूर गोरे अंग्रेज था जिसने जालियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया। कई देश में लोगों को फांसी दी, गोली मारी। औरंगजेब पर क्यों नहीं चर्चा करते? चूंकि इनके पुरखे गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे, वो उनकी दलाली करते थे, उनसे पेंशन लेते थे, गार्ड की नौकरी लेते थे। अंग्रेज पर तो बात करेंगे नहीं। सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर राणा सांगा नहीं होता तो इस भारत की भूमि पर मुगल बादशाह नहीं होता, तो राणा सांगा पर बात क्यों नहीं होता? अगर मानसिंह ने महाराणा प्रताप का साथ दिया होता तो अकबर की सेना परास्त हो जाती। तो उस मानसिंह के खानदान में जो दिया कुमारी है, तो राजस्थान की डिप्टी सीएम कैसे है? उदय भान सिंह राठौर जो औरंगजेब का प्रधान सेनापति था, अगर उसने शिवाजी महाराज का साथ दिया होता तो औरंगजेब की हार हो जाती। तो उदय भान सिंह राठौर के ही समाज के लोग, अभी मदन राठौर राजस्थान भाजपा के पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, तो आप सवाल उस पर नहीं पूछते। सवाल उस पर नहीं पूछते कि जो राजा जयसिंह संभाजी महाराज को छल से ले गया, और अगर नहीं ले जाता राजा जयसिंह संभाजी महाराज को, तो औरंगजेब उसके साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई नहीं कर पाता। तो जयसिंह के तमाम जो किले हैं उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता? उनके जो आज भी लोग हैं उनको क्यों नहीं दोषी ठहराया जाता? ये चीजें खास करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलकर देश को कमजोर कर रहे हैं। देश के लोगों को, खास करके हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, सबको आपस में मिलकर देश को सहयोग करते हुए, देश को सर्वप्रथम मानते हुए, देश हित में हम सबको आपस की ईर्ष्या, द्वेष की भावना को त्याग कर देश हित में काम करना चाहिए।